हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है 2 से 13 दिसंबर तक। टोटल आपके 15 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके इन एग्ज़ामों में जो है यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके 3 गोलमेज सम्मेलन जो वो किए गए थे, और जिसमें जो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपका नवंबर 1930 से लेकर जो है जनवरी 1931 तक जो ये आपका हुआ था। तो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत से पहले गोलमेज सम्मेलन में जो है कुल 74 प्रतिनिधियों ने भी जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है आपके इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो वो किया गया था। वहीं अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, ये आपका 7 सितंबर 1931 से शुरू होकर जो है 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो वो आपका हुआ था। और तीनों ही जो आपके गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में जो वो भाग लिए थे। तो देखिए, गांधी जी जो है ना, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो वो भाग लिए थे। और गांधी जी के साथ कौन जो है भाग ली थी, तो ये आपका अगर महिला के बारे में पूछा जाए तो देखिए, गांधी जी के साथ जो है सरोजनी नायडू जो है ये भाग ली थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर जो है 24 दिसंबर 1932 तक जो है ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो वो आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था। तो देखिए, उस समय जो ब्रिटिश सम्राट थे ना, ये आपके जॉर्ज पंचम थे। वहीं अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ना, ये आपके रैमजे मैकडॉनल्ड थे। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इस दौरान जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के जो वायसराय थे ना, ये आपके इरविन थे। वहीं अगर दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो देखिए, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भारत के वायसराय थे ना, ये आपके लॉर्ड विलिंगडन थे। सॉरी, इन्हें लॉर्ड कहना बंद कर दीजिए। विलिंगडन जो थे ना, ये आपके दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ये आपके भारत के वायसराय थे। और ये जो आपके विलिंगडन थे, इनका जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1931 से लेकर जो है ये आपका 1936 तक रहा था। और देखिए, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी जो वो पारित किया गया था। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये आपके विलिंगडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली सल्तनत में किसने अपनी राजधानी जो है ना, ये लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली जो स्थानांतरित है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा जो वो किया गया था। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इल्तुतमिश का शासनकाल ये कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 1211 से लेकर जो है 1236 ईस्वी तक रहा था। और दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है ना, ये आपके इल्तुतमिश को ही जो वो माना जाता है। और इल्तुतमिश जो है ये आपका दिल्ली पर शासन करने वाला जो है ये पहला मुस्लिम शासक भी।
इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में कुछ और अन्य खास बातें को जान लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इल्तुतमिश के द्वारा ही जो है ये आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण जो वो पूरा करवाया गया था। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण जो पूरा है ना ये किसके द्वारा जो वो करवाया गया था, तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा जो वो करवाया गया था। इसके अलावा इक्तारी प्रणाली इसकी भी जो शुरुआत है ना ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा ही जो वो किया गया था। और इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टांका और तांबे की जटा नाम से जो है 2 सिक्के भी जो वो पेश किए थे। और इल्तुतमिश की मंगोल नीति ने ही जो है भारत के चंगेज खान के प्रकोप से जो वो बचाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया था और इसे जो वो प्राप्त किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था ना ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब क्वेश्चन में आपका वास्तविक संस्थापक रहे तब आपका इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। जब एग्जाम में अगर प्रश्न सिंपल सा रहे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर ले तो ये जो आपका गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का जो ये आपका गुलाम था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विराट कोहली ने अपना जो 49वां शतक है ना ये किस देश के खिलाफ बनाया था, जिसने 49वें शतक जो है ये आपका 49वें शतक मारकर सचिन तेंदुलकर की बराबरी जो वो किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने जो अपना 49वां जो शतक है ना ये आपके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो वो लगाया था। और किस स्टेडियम में लगाया था, तो ये आपका कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में जो वो लगाया था। तो दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी ओडीआई शतक के बाद विराट कोहली ने जो है सचिन तेंदुलकर का जो है ओडीआई शतक का रिकॉर्ड की बराबरी भी किए थे। और अगर बात कर ले 50वें शतक के बारे में तो देखिए विराट कोहली ने जो अपना 50वां शतक है ना ये आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है जो आपका सेमीफाइनल मैच था ना 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप का, उसमें जो है 50वां शतक जो वो लगाए थे। तो अगर 50वें शतक के बारे में पूछा गया था तो न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 49वें शतक के बारे में अगर आपसे पूछा गया होगा तो दक्षिण अफ्रीका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने में जो है रोहित शर्मा किस नंबर पर थे। तो देखिए T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने में रोहित शर्मा जो थे ना ये आपके दूसरे नंबर पर थे। अब आपके मन में डाउट हो रहा है कि पहले नंबर पे कौन थे, तो ये आपके अफगानिस्तान बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज जो है ये पहले स्थान पे थे। इन्होंने जो है 2024 T20 विश्व कप में जो है टोटल 281 रन बनाए थे। सेकंड स्थान पे जो आपके रोहित शर्मा रहे थे। तो दूसरा स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। रोहित शर्मा ने जो है 257 रन मारे थे। तीसरे स्थान पे जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड रहे थे। और चौथे स्थान पे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपसे T20 विश्व कप 2024 के बारे में प्रश्न आ गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना ये किस स्टेडियम में खेला गया था और कब खेला गया था। तो देखिए T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना ये आपका 29 जून 2024 को जो है ये आपके बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका वेस्ट इंडीज देश में जो है ये आपका स्टेडियम है। और ये जो आपका फाइनल मैच जो है ये किन देशों के मध्य खेला गया था। तो देखिए 2024 T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच है ना ये आपका दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें भारत ने जो है फाइनल में साउथ अफ्रीका को जो है ये आपका 7 रन से हराकर जो है इसका दूसरा खिताब जो वो जीत लिया है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भारत जो है पहला T20 विश्व कप कब जीता था। तो ये आपका 2007 में ही जीता था, जो कि आपका पहला संस्करण था। और पहला जो संस्करण था 2007 का ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि T20 विश्व कप में भारत के पहले कप्तान कौन थे। तो देखिए T20 में जो भारत के पहले कप्तान बनाए गए थे ना ये आपके वीरेंद्र सहवाग जो वो बनाए गए थे। लेकिन जो आपका 2007 का जो T20 विश्व कप हुआ था इसमें जो भारत की कप्तानी है ना ये महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। वहीं अगर बात कर ले 2024 T20 विश्व कप में भारत की कप्तानी जो ये किसने किया था, तो ये आपके रोहित शर्मा के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कथा सरित सागर ये जो है किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए कथा सरित सागर पुस्तक की बात कर ले तो ये जो आपका ग्रंथ है ना ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे जो है किसके द्वारा लिखा गया था तो ये आपके कश्मीर के शैव सोमदेव के द्वारा जो है कथा सरित सागर जो वो लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सोमदेव की बात कर ले तो इन्हें जो है कश्मीर के राजा अनंत का दरबारी कवि भी जो वो माना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए COP28 का जो आयोजन है ना ये आपका 2023 में जो है सऊदी अरब के दुबई में आयोजित किया गया था। तो दुबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका COP28 हुआ था इसकी जो अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को जो वो आपका जो नियुक्त है वो किया गया था। और ये जो आपके डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर थे ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात के जो वो रहने वाले हैं। इसके अलावा कॉप की बात कर ले तो देखिए पहला जो आपका कॉप है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो आपका कॉप है ये आपका 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस कॉप के दौरान जो है आपके क्योटो प्रोटोकॉल जो वो अपनाया गया था। तो देखिए COP3 के दौरान वर्ष 1997 में जो है आपके क्योटो प्रोटोकॉल जो वो अपनाया गया था। और पेरिस समझौते को कब अपनाया गया था तो देखिए मैं आपको बता दूं कि COP में जो है 12 दिसंबर 2015 को जो है ये आपका पेरिस समझौते को अपनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन इंडिया, सॉरी ये प्रश्न आपसे नहीं आया था, प्रश्न ये आया था कि संघ कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है। तो देखिए संघ कार्यकारिणी का मुखिया या फिर अध्यक्ष की बात कर ले तो ये जो आपका राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो ये कौन होते हैं तो देखिए भारत में आपके दो प्रमुख होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि संघ का जो आपका यूनियन का कौन होता है तो ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर आपसे वास्तविक अगर कार्यकारी प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं ना ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सभी वास्तविक शक्तियां और कार्यकारी निर्णय जो है इनके माध्यम से ही जो वो किए जाते हैं और वे मंत्रियों के परिषद के भी जो वो प्रमुख होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार में कार्यकारी प्रमुख के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए राज्य सरकार में जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं ना ये आपके राज्यपाल होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वाज अमेंडेड इन विच ईयर टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू सर्टेन फॉरेन सिटीजनशिप, यानी 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो है कुछ विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए किस वर्ष जो ये आपका संशोधित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की संसद ने जो है साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो वो पारित किया था। और इस अधिनियम के तहत जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को जो है भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान जो वो किया गया था। तो वर्ष 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है अब तक आपके 6 बार जो ये आपका संशोधित किया जा चुका है। और वो 6 बार कब कब तो देखिए पहली बार जो आपका संशोधन किया गया था 1955 के नागरिकता अधिनियम को ये आपका 1986 में जो वो संशोधित किया गया था। दूसरी बार आपका 1992 में संशोधित किया गया था। तीसरी बार आपका 2003 में, चौथी बार आपका 2005 में, पांचवी बार आपका 2015 में संशोधित किया गया था और छठी बार जो है ये आपका 2019 में जो वो संशोधित किया गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में आपका 2019 नहीं दिया गया था, 2015 से पहले ही आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर साल 1986 में अगर बात कर ले तो देखिए इस संशोधन के तहत जन्म में नागरिकता पाने के लिए जो है कम से कम एक माता पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी जो है वो कर दिया गया था। वहीं अगर 2003 की बात कर ले तो देखिए 2003 में संशोधन के तहत जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके दोनों माता पिता या उनमें से कोई जो है एक भारतीय हो, तभी उन्हें जो है भारत की नागरिकता जो वो दी जाएगी। वहीं अगर वर्ष 2005 की बात कर ले तो देखिए इस संशोधन के तहत जो है धारा 7A को जो है एक नई धारा में बदला गया था और प्रवासी भारतीय नागरिक पंजीकरण नियमों को भी जो है इस अधिनियम के तहत जो है ये आपका अधिकृत जो है वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स इन द एनएच रिपोर्ट बिटवीन 2016-17 यानी 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए 2016-17 में जो आपका नेशनल हाईवे रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पे जो आपका राजस्थान राज्य आता है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत में सड़क नेटवर्क में जो है ये दुनिया में कितने नंबर पर आता है, तो ये आपका दूसरा नंबर पर आता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत में व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा ये जो है कौन करता है। तो देखिए भारत में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है ना ये आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो है आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जो है समानता का अधिकार है जो कि आपका ये कहाँ से आ जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आ जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका दूसरा जो है वो मौलिक अधिकार है। इसके अलावा तीसरा जो है आपका रोजगार का अधिकार है। चौथा आपका धर्म की आज़ादी का अधिकार है। पांचवा जो ये आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है और छठा जो है ना ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार है। और देखिए मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो वो कार्य करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी जो वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना यह आपका 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में जो वो किया गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य समाज या फिर सभा की स्थापना की बात कर ले तो देखिए अगर आपसे ब्रह्म समाज की पूछा जाए तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 1828 के कलकत्ता में जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। सत्य शोधक समाज तो मैंने आपको बता दिया है। आत्मीय सभा अगर पूछा जाए तो देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना ये आपका 1814-15 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना ये आपका 1 मई 1897 को जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपके 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। वहीं अगर ब्रह्म समाज तो मैंने आपको बता दिया है। धर्म समाज अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए धर्म समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 1829 में कलकत्ता में जो है राधाकांत देव के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है ना यह 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना यह आपका 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना यह आपके 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वेद समाज की जो स्थापना यह 1864 में जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ना यह आपके आत्माराम पांडुरंग इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है 31 मार्च 1867 को जो है ये आपका बंबई में जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर यानी शक्ति का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना ये आपका वाट होता है। तो वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शक्ति की अगर परिभाषा की बात कर ले तो देखिए शक्ति वह दर होता है जिस पर कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा जो है ये आपका स्थानांतरित होता है। वहीं अगर शक्ति को जो है वाट में जो ये किस में मापा जाता है तो देखिए शक्ति को जो है ना ये आपका जूल प्रति सेकंड में जो वो मापा जाता है। और 1 वाट इक्वल टू कितना जूल प्रति सेकंड होता है। तो देखिए 1 वाट इक्वल टू जो है ये आपका 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और शक्ति जो ये आपका किस प्रकार की राशि है तो देखिए शक्ति की बात कर ले तो ये जो आपका अदिश राशि है यानी अगर वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर वाट का नाम अगर पूछा जाए कि किसके नाम पर रखा गया है तो देखिए वाट का जो नाम है ना ये आपके जेम्स वाट के नाम पर जो वो रखा गया है। और शक्ति के अगर औद्योगिक इकाई एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए शक्ति का जो औद्योगिक इकाई होता है ना ये आपका हॉर्स पावर होता है। और हॉर्स पावर का जो सिंबल होता है वो आपका HP होता है। वहीं अगर सीजीएस प्रणाली में शक्ति का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सीजीएस प्रणाली में जो शक्ति का इकाई होता है ना वो आपका एर्ग प्रति सेकंड होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित
कौन सा आपका संविधान संशोधन जो है ये कौन संबंधित है? तो देखिए शिक्षा के अधिकार से जो संबंधित जो आपका संविधान संशोधन है ना, ये आपका 86वां संविधान संशोधन है। और ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ये प्रदान किया गया था। और इसी संशोधन के तहत जो है आपके अनुच्छेद 21A को भी जो वो आपका शामिल किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपके 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP के अनुच्छेद 45 में जो है इसमें आपका बदलाव भी किया गया था। और इस बदलाव के बाद 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को आपका जो है DPSP जो है वो बना दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम से बहुपक्षीय हवाई अभ्यास जो है राजस्थान के किस जगह पर किया था? तो देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति नाम से जो बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है ना, ये आपके राजस्थान के जोधपुर एयर बस स्टेशन पर जो वो किया गया था। तो जोधपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे भारत और अमेरिकी सेनाओं के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका युद्ध अभ्यास होता है ये आपका भारत और अमेरिकी के सेनाओं के मध्य होता है। और ये जो आपका वर्ष 2024 में जो है ये आपके राजस्थान के बीकानेर जिले के जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है इस युद्धाभ्यास का जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपका 9 से 22 सितंबर 2024 तक जो वो चला था। और इस अभ्यास में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने जो है दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर भी जो वो हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के किन राज्यों में जो है ये आपका सबसे ज़्यादा शिक्षा में सुधार किया गया है? तो देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आपके मिजोरम राज्य में जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा में सुधार जो वो किया गया है। तो मिजोरम राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे ने बताया कि मिजोरम ऑप्शन में जो आपका नहीं दिया गया था, तो फिर आपसे क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि 2011 की जनगणना के बाद किसने अपनी साक्षरता दर में जो वो सुधार किया है? तो देखिए अगर साक्षरता दर के बारे में, अगर लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया होगा तो देखिए 2011 की जनगणना के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा राज्य ने जो है अपनी साक्षरता दर में जो वो सबसे ज़्यादा सुधार किया है। और 2011 में त्रिपुरा की जो साक्षरता दर रहा था ना ये आपका 87.75% रहा था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल बात कर ले कि सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो ये कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या जो है ये आपका 10 करोड़ से सर्वाधिक रहा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपके 3 राज्यों का जो जनसंख्या है ना ये आपका 10 करोड़ से सबसे ज़्यादा जो वो रहा है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 19 करोड़ रहा था। उसके बाद आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र का जो आपका जो जनसंख्या है ना ये आपका लगभग 12 करोड़ रहा था। और बिहार का जो जनसंख्या है ये आपका 10 करोड़ से अधिक रहा था। तो ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया था, तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से 2 राज्यों की जनसंख्या मिलाकर जो है ये आपका 30 करोड़ हो गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो जनसंख्या मिलाकर जो है ये आपका 30 करोड़ से अधिक जो वो हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑर्डर्स डज द सुप्रीम कोर्ट पास टू स्टॉप द एक्शन ऑफ लोअर कोर्ट्स, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है निचली अदालतों के कार्यों को रोकने के लिए क्या जो वो जारी कर सकता है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके निचली अदालत के कार्यों को रोकने के लिए या फिर मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है ये आपके 5 प्रकार के रिट जो वो जारी कर सकता है। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो पहला आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सेकंड आपका परमादेश है,
थर्ड आपका निषेध है, फोर्थ आपका अधिकार परीक्षा है और फिफ्थ जो है ये आपका उत्प्रेषण है। तो ये आपका 5 प्रकार के रीट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो वो आपका जारी किया जाता है। तो 5 प्रकार का रीट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरुणाचल प्रदेश के निर्विरोध जो अध्यक्ष है ना ये कौन चुने गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तेशम पोंगटे को जो है सर्वसम्मति से 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का जो है ये आपका अध्यक्ष जो वो चुना गया है। तो तेशम पोंगटे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिब्रेलिन की जो खोज है ना ये कब हुआ था। तो देखिए जिब्रेलिन की जो खोज है ना ये आपका वर्ष 1926 में जो है जापान के वैज्ञानिक एलिची कुरोसावा के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो किया गया था। तो वर्ष 1926 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अभ्यास सिन्वैक्स का पहला जो संस्करण है ना ये आपका 2024 में किन 2 देशों के बीच जो है ये आपका किया जाएगा, किन 2 देशों के सेनाओं के मध्य जो वो किया जाएगा। तो देखिए अभ्यास सिन्वैक्स की बात कर ले तो ये आपका 2024 में जो है इसका पहला संस्करण जो वो किया जाएगा और ये जो आपका भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के मध्य जो है ये आपका अभ्यास जो वो शुरू किया जाएगा। और ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका भारत के जो है ये आपका पुणे में जो ये आपका शुरू होगा और ये कब से कब तक किया जाएगा, तो ये आपका 1 से 8 दिसंबर 2024 तक जो वो किया जाएगा। तो आपका भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनोहर लाल खट्टर कौन से राज्य के जो ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए मनोहर लाल खट्टर की बात कर ले तो ये आपके हरियाणा राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो वो रह चुके हैं और ये कब से कब तक रहे थे। तो देखिए 26 अक्टूबर 2024 को जो है इन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जो वो शपथ ग्रहण किए थे और 12 मार्च 2024 तक जो है ये इन्होंने अपना त्यागपत्र जो वो दे दिया था। तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो है कार्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए सिडबी का जो कार्य होता है ना ये आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र के जो विकास वित्त पोषण और संवर्धन करना ये जो आपका सिडबी का जो वो कार्य होता है। इसके अलावा सिडबी के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। और ये जो आपका सिडबी है ना ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम यानी MSME कारोबारियों को जो है ये बिजनेस लोन प्रदान करने का कार्य जो वो करता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सिडबी की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो देखिए सिडबी की जो स्थापना है ना ये आपका 2 अप्रैल 1990 को जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के जो है एक सहायक बैंक के रूप में जो वो किया गया था। और सिडबी का अगर हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए सिडबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर इज द बराक ऑफ सुरमा रिवर ऑफ चेहर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कछार की बराक या फिर सुरमा नदी का जो है ये जो स्रोत है ये कहाँ पर है। तो देखिए जो आपका बराक नदी का जो स्रोत है ना ये आपका मणिपुर राज्य में है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है अगर अन्य नदियों के बारे में, जैसे कि नर्मदा नदी ये जो आपका कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये आपका अमरकंटक से जो ये आपका ओरिजिनेट होता है। गोदावरी नदी की बात कर ले तो ये आपका त्रिम्बकेश्वर जो कि आपका नासिक में स्थित है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना ये आपका त्रिम्बकेश्वर से होता है। कावेरी नदी का अगर उद्गम आपसे पूछा जाए तो ये आपका ताला कावेरी से होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच रिवर डिसअपियर इन द रन ऑफ कच्छ, यानी कौन सी नदी जो है कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो ऑप्शन में आपका लूनी रिवर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लूनी नदी है ना ये कच्छ के रन में जो ये आपका विलीन हो जाता है। तो लूनी रिवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लूनी नदी है ये कहाँ पर आपका ओरिजिनेट होता है, तो ये आपके अरावली रेंज जो कि आपका अजमेर में स्थित है। तो ये आपका अरावली रेंज से जो ये आपका ओरिजिनेट होता है ये नदी। और इसे जो आपका लूनी नदी को जो है ये आपका साल्ट रिवर भी जो वो कहा जाता है। और इसे साल्ट रिवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी होती है ना वो आपका बहुत ज़्यादा वो जो है वो हाई होता है, जिसके कारण इसे आपका साल्ट रिवर भी जो वो कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु बिल्ट विक्टोरिया मेमोरियल एंड विच ईयर। यहाँ पर सिर्फ वर्ष पूछा गया था, यानी विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण है ना ये आपका 1906 में जो ये आपका शुरू हुआ था, और ये जो आपका पूर्ण कब हुआ था तो ये आपका 1921 में हुआ था। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तो ये आपके ब्रिटिश के दौरान जो इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है ना ये आपका कोलकाता में स्थित है। तो 1906 से 1921 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है। तो ऑप्शन में आपका नाथुला दर्रा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका नाथुला दर्रा है ना ये आपका सिक्किम राज्य में है, ना कि उत्तराखंड राज्य में है। तो नाथुला दर्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य दर्रे की बात कर ले तो देखिए अघिल दर्रे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका अघिल दर्रा है ना ये आपका लद्दाख में स्थित है। सिपकीला दर्रे के बारे में पूछा जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डीपर दर्रे के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका डीफर पास है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जालेपाला दर्रे के बारे में पूछा जाए तो देखिए जलेपला जो दर्रा है ना ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। आया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है राज्य कौन सा है। जहां पे ऑप्शन में आपका बिहार जो वो नहीं दिया गया था, आपके ऑप्शन में जो आपका हरियाणा, उत्तराखंड, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये चार ऑप्शन जो है आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य का जो लिटरेसी रेट रहा था ये आपका 61.8% रहा था, जहां पर पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार का ये आपका 71.20% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.50% रहा था। लेकिन ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया गया था। तो देखिए बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का जो आपका लिटरेसी रेट है ना ये ऑलमोस्ट आपका 66.8% रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। राजस्थान राज्य का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 67.1% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो कुल साक्षरता दर रहा था ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें अगर पुरुष की साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था। महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल का रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 93.91% रहा था। उसके बाद आपका लक्षद्वीप का रहा था। अगर यूटी में पूछा जाए कि सबसे अधिक जो आपका साक्षरता दर है ना ये किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। ये आपका 92.28% रहा था। और तीसरे स्थान पे जो ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। मिजोरम राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 91.58% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये जो आपका 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्र भारत का जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। और इसका आपका जो क्या रहा था तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है ये आपका 2011 की जनगणना का जो है ये आपका आदर्श वाक्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द abjure violence is fundamental duties which contained in article of the Indian Constitution, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना एक मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो ये आपका निहित है। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये जो आपका अनुच्छेद 51A के जो है क्लोज आई में जो ये आपका कहा गया है। तो अनुच्छेद 51A का क्लोज आई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना ये आपके संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जो वो किया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इस संशोधन अधिनियम के तहत जो है हमारे
हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए, जब 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था ना, उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी ये आपके इंदिरा गांधी थी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपका टेस्ट लेता है कि जब आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? तो जैसा कि आपको पता है कि 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसके माध्यम से जो आपका जोड़ा गया था। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना, ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A में जो है आपके कुल 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो वो किया गया है और वो 11 मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 51A के क्लोज ए में आपका कहा गया है कि भारतीय संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के साथ साथ संविधान के आदर्शों और संस्थानों का जो है वो सम्मान करें। ये जो आपका अनुच्छेद 51A के जो है क्लोज ए में जो है ये आपका कहा गया है। वहीं अगर क्लोज बी की बात कर ले तो देखिए, क्लोज बी में आपका कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करें। ये जो आपका क्लोज बी में जो वो कहा गया है। वहीं अगर तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। ये जो आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं भी जो वो प्रदान करे। ये जो हमारा चौथा जो वो मौलिक कर्तव्य है। वहीं अगर पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं से पूरे भारत के सभी नागरिकों के बीच जो है सद्भाव और सम्मान बंधुता की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ये जो आपका पांचवा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। छठे मौलिक कर्तव्य में जो है देश की मिश्रित सांस्कृतिक की समृद्ध विरासत को जो है महत्व दे और इसका संरक्षण करे। ये जो आपका छठा मौलिक कर्तव्य है। सातवां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। साथ ही साथ जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना बनाए रखे। ये जो आपका सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करें। ये जो आपका आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। ये जो आपका नौवां मौलिक कर्तव्य है। 10वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें ताकि राष्ट्र जो है लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक जो है ये आपका पहुंच सके। ये जो आपका 10वां मौलिक कर्तव्य है। और जो आपका लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका कहा गया इसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे या फिर प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये जो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये सारे मौलिक कर्तव्य को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ओणम भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो देखिए, अगर ओणम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका ओणम त्यौहार है ना, इसे खास तौर पर जो है मलयाली समुदाय के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और किसके याद में जो ये मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो त्यौहार है ना, ये राजा महाबली के पौराणिक वापसी की याद में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और ये जो आपका ओणम जो त्यौहार है ना, ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिनों तक जो वो चलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि केरल में मकर संक्रांति के दौरान कौन सा एक वार्षिक उत्सव जो ये आपका मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका मकर विलक्कू है ना, ये केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में जो है मकर संक्रांति के दौरान ये जो आपका वार्षिक उत्सव जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द फादर ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, यानी कर्नाटक संगीत के जो है
पितामह के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है? तो देखिए कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जो है ये पुरंदर दास को जो वो जाना जाता है। तो पुरंदर दास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पुरंदर दास की बात कर ले तो ये जो आपके भगवान कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव कवि, संत और समाज सुधारक भी थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति जो है ये किसे माना जाता है? तो देखिए कर्नाटक संगीत के जो त्रिमूर्ति है ना, ये आपके त्यागराज, इसके अलावा श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षित को जो है ये आपके कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति जो है वो माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल दैट कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू शुगर थ्रू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ए, यानी पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य के प्रकाश को शर्करा में जो है ये कौन बदलता है? तो देखिए पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो है सूर्य के प्रकाश को जो शर्करा में है ना, ये आपके क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल नामक वर्णक जो वो बदलता है। तो ऑप्शन में या तो आपका क्लोरोप्लास्ट दिया गया होगा या फिर आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द पैटर्न ऑफ ब्रांचेज एंड लिप्स टू विच दे आर अटैच्ड इज कॉल्ड, यानी शाखाओं और पत्तियों के पैटर्न जिसमें वे जुड़े होते हैं उन्हें जो है ये क्या कहा जाता है? तो देखिए शाखाओं और पत्तियों के पैटर्न जिनमें वे जुड़े होते हैं ना, इसे जो है आपका फिलोटॉक्सी या फिर वर्ण विन्यास जो वो कहा जाता है। तो फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन से जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या फिर आदेश की समीक्षा करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो वो मिला है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या फिर आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 137 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस शक्ति के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके किसी निर्णय में किसी पक्ष का न्याय नहीं मिला है तो वह उस पर फिर से जो वो विचार कर सकता है और उसमें आपका समय रहते ही जो है ये बदलाव जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा समीक्षा याचिका जो है उस निर्णय या फिर आदेश से 30 दिनों के अंदर दायर की जानी चाहिए जिसकी समीक्षा की मांग जो वो की गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा शक्ति जो है अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के जो ये अधीन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जावा सुमात्रा पर किस भारतीय शासक ने जो है ये विजय प्राप्त की थी? तो देखिए जावा सुमात्रा हो गया या फिर गंगा और इसके अलावा मलय, इलम, कदारम, कझाकम और दूसरे द्वीपों तक पूरे उत्तर भारत पर जो विजय है ना ये राजेंद्र चोलन के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका चोल वंश जो वो दिया गया था। तो चोल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए राजेंद्र चोलन ने ही जो है उन्होंने हाथियों के जहाज बनाकर जो है गंगा नदी को पार करके अपनी सैन्य क्षमताओं का भी जो वो प्रदर्शन किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के रक्षा मंत्री जो है वर्तमान में कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 जून 2024 को जो है आपके राज्य सरकार के जो रक्षा मंत्री बने हैं ना ये संजय सेठ जो वो बने हैं। तो संजय सेठ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के रक्षा मंत्री की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री है ना ये आपके राजनाथ सिंह है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जो है ये आपका अनुच्छेद 21 जो वो संबंधित है। और अनुच्छेद 21 में आपका कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है उसे वंचित जो है वो नहीं किया जाएगा। और ये जो आपका एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 और इसमें आपके प्रत्येक व्यक्ति या फिर नागरिकों और विदेशियों को जो है ये आपका समान रूप से जो वो प्राप्त है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाल लिंगानुपात 1950 से लेकर जो है 2011 तक जो है ये आपका क्या रहा था? ऑप्शन में था आपका घटा था, बढ़ा था या फिर पहले घटा बाद में बढ़ा फिर आपका स्थिर रहा। ये जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1950 से 2011 के बीच भारत में जो बाल लिंगानुपात है ना, इसमें जो आपका गिरावट जो वो देखने को मिला था। तो गिरावट ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो गिरावट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2001 की जनगणना में भारत का जो है बाल लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 927 रहा था। 2011 की जनगणना में भारत का जो बाल लिंगानुपात है ना, ये आपका 919 रहा था। इसके अलावा बाल लिंगानुपात की परिभाषा जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए बाल लिंगानुपात का जो परिभाषा होता है ना, वो आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही जो है ये आपका बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका भारत में अगर कुछ लिंगानुपात की बात कर ले, तो देखिए सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला अगर राज्य पूछा जाए, तो देखिए सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात है ये आपका 972 रहा था। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा राज्य का जो बाल लिंगानुपात है ये आपका 834 रहा था। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात जो है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रहा था, जहाँ पर आपका 968 जो है ये आपका बाल लिंगानुपात रहा था। वहीं अगर सबसे कम आपका बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए, तो ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली में जो बाल लिंगानुपात है ना, ये आपका 871 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगर किसी गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वो क्या होगा। और ये जो आपका मैथ से जो वो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये आपका 4πr² होता है। और इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके जो है आप इजिली जो इसका सॉल्यूशन जो वो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रेट, जहां पे ऑप्शन में आपका एप्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स जो वो दिया गया था, इनमें कौन सा जो है ये आपके कशेरुक जो है, इनमें से कौन सा जो है एक आपका कशेरुक नहीं है। तो देखिए अगर कशेरुक की बात कर ले, तो ये जो आपके एक आंतरिक रीढ़ या फिर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं। और इनमें आपका वर्टिब्रेट्स में जो है कौन कौन शामिल होता है, तो देखिए वर्टिब्रेट्स में जो है ये आपका मैमल्स आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फिश आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका मैमल्स, एप्स और रेप्टाइल जो वो दिया गया था। तो ये तीनों तो ऑप्शन में आपका आंसर जो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए वर्टिब्रेट्स पूछा गया था। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर ऑप्शन में आपका स्नेल्स दिया गया होगा यानी घोंगे दिया गया होगा, तो देखिए स्नेल्स जो होते हैं ना, ये आपके कशेरुक नहीं होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है अमृता प्रीतम के द्वारा जो वो लिखा गया है, जहां पे ऑप्शन में आपका जो है पिंजर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पिंजर नामक जो उपन्यास है ना, ये अमृता प्रीतम के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो पिंजर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अमृता प्रीतम के द्वारा लिखे गए कुछ अगर अन्य उपन्यास की बात कर ले, तो देखिए 5 बरस लंबी सड़क, इसके अलावा अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, ये सभी जो उपन्यास है ना, ये आपके अमृता प्रीतम के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अमृता प्रीतम के अगर ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले, कौन सी आत्मकथा है, तो ये जो आपका रसीदी टिकट है ना, ये अमृता प्रीतम की जो है प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य को ही जो है ये आपका पक्षी पीटी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका लक्षद्वीप में स्थित है। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति के लिए जो है जरूरी योग्यताएं कौन कौन सी है। तो देखिए भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो आपका जरूरी जो क्वालिफिकेशन है ना, सबसे पहले तो आपका मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति को जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय के जो वो न्यायाधीश रहे हैं, तभी जो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। या फिर वे कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी जो वो रहे हों, या फिर राष्ट्रपति की राय में वह जो एक परंपरागत विधिवेत्ता जो वो रहे हों, तभी जो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वो बन सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
या फिर अगर आपका आर्टिकल पूछा गया होगा तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 124 की खंड 2 के तहत जो है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति जो वो की जाती है। तो अगर अनुच्छेद पूछा गया था तो 124 के खंड 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ना, वो आमतौर पर ही जो है इन्हें जो आपका CJI जो वो बनाया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है ये कब हटा सकते हैं, तो ये जो है तभी हटा सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास किया गया होगा, तभी राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से जो वो हटा सकते हैं। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश को जो है ये आपका रोस्टर के मास्टर का नाम से भी जो वो जाना जाता है। और मुख्य न्यायाधीश के पास विशिष्ट मामलों को विशेष पीठों को सौंपने और सुनवाई का कार्यक्रम तय करने का भी जो है वो आपका अधिकार होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 जो है ये आपका भारत में 13 से 17 अक्टूबर तक जो है नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह रेंज में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है दक्कन के पठार क्षेत्र का नदी नहीं है। तो देखिए दक्कन के पठार की प्रमुख नदियों की बात कर ले तो देखिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इंद्रावती नदी, तुंगभद्रा नदी और भीमन नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना ये दक्कन के पठार की प्रमुख नदियां हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न जो वो नहीं जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोरामंडल ऑफ तमिलनाडु दिया गया था, कोरामंडल ऑफ आंध्र प्रदेश दिया गया था, मालाबार ऑफ केरला दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका कर्नाटक के नज़दीक जो है वो दिया गया था। तो देखिए अगर लक्षद्वीप की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पोर्टल का जो संचालन है ना ये कौन करता है। तो देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो पोर्टल का संचालन है ना ये आपका MSME के द्वारा जो वो किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। तो MSME आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो गठन है ना वो किया गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन सी योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली योजना है। तो ऑप्शन में आपका मनरेगा जो वो दिया गया था। तो देखिए मनरेगा एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने वाली योजना है। तो मनरेगा आपका करेक्ट आंसर होगा। मनरेगा का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए कि क्या होता है, तो देखिए मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है। और इसके अगर फैक्ट की बात कर ले तो देखिए मनरेगा का जो पहले नाम था ये आपका नरेगा योजना था। और नरेगा योजना को जो है ये आपका 2 अक्टूबर 2005 को जो वो आपका पारित किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेगा योजना को कब पारित किया गया था, तो ये आपका 2 अक्टूबर 2005 को जो वो पारित किया गया था। और भारत में जो इसकी शुरुआत है ना ये सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के जो है अनंतपुर नामक गांव से जो वो हुआ था। और शुरुआत में इस योजना को जो है लगभग 200 जिलों में जो वो आपका लागू किया गया था, लेकिन बाद में आपका 1 अप्रैल 2008 को जो है ये आपका पूरे भारत में जो ये आपका लागू जो वो कर दिया गया था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नरेगा योजना का नाम बदलकर जो है मनरेगा जो वो कब कर दिया गया था। तो देखिए नरेगा योजना का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर जो है ये आपका मनरेगा जो वो कर दिया गया था। और इस योजना के तहत जो है हर साल किसी भी ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो है ये आपका 100 दिन का रोजगार जो वो दिया जाता है। और मनरेगा के तहत रोजाना 220 रुपये की जो है संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर जो है ये आपका काम जो वो कराया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बनीहट्टी की जो लड़ाई है ना ये कब हुआ था। तो देखिए बनीहट्टी की लड़ाई को ही जो है ये आपका तालीकोटा की लड़ाई या फिर राजसी तंगड़ी की लड़ाई भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका बनीहट्टी की जो लड़ाई है ना ये आपका 23 जनवरी
1565 को हुआ था। तो 23 जनवरी 1565 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बनिहाटी का जो युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए ये जो युद्ध है ना ये आपके विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के मध्य जो है ये युद्ध जो वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य की जो वो हार हो गई थी और इसी लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था और दक्कन की राजनीति का पुनर्गठन भी जो है इसी युद्ध के बाद जो वो हुआ था। और देखिए ये जो आपका बनिहाटी की जो लड़ाई है ना ये आपके उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित तालीकोटा में जो ये युद्ध जो है ये आपका लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि रबी की फसल जो है ये किस महीने में बोई जाती है। तो देखिए रबी की फसल की बात कर ले तो ये जो आपका अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य जो ये आपका बोया जाता है और इसे काटा कब जाता है। तो देखिए रबी की फसल को जो है ये आपका अप्रैल से जून के महीने में जो है इसे काटा जाता है। और रबी की अगर प्रमुख फसलों की बात कर ले तो देखिए गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी और मसूर ये सभी जो है ना ये आपके रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच कंट्री बिकेम द 104th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA इन जून 2024। यानी जून 2024 में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है ये 100वां पूर्ण सदस्य देश जो वो बना है। तो देखिए ISA का जो आपका 100वां पूर्ण सदस्य है ना ये आपका जून 2024 में पराग्वे देश जो है वो बना है। तो पराग्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ISA की बात कर ले तो देखिए ISA का जो हेडक्वार्टर है ना ये कहाँ पर है। तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और इसे जो आपका कब शुरू किया गया था तो इसे आपका प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में जो ये आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द टाटा ग्रुप एक्वायर्ड एयर इंडिया इन जनवरी 2022 फॉर हाउ मैनी करोड्स। यानी टाटा समूह ने जो है जनवरी 2022 में एयर इंडिया को कितने करोड़ में जो है ये आपका अधिग्रहित जो वो किया था। तो देखिए जनवरी 2022 में एयर इंडिया को जो टाटा समूह जो है ना ये आपका 18,000 करोड़ में जो वो अधिग्रहित जो वो किया था। तो 18,000 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच इंडियन शूटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल। यानी किस भारतीय शूटर को जो है एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष जो वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये जो आपके रणधीर सिंह है ना जो कि आपके एक भारतीय शूटर थे और इन्हें आपका एशियाई ओलंपिक परिषद का जो है ये अध्यक्ष जो वो नियुक्त किया गया है। तो रणधीर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु फाउंडेड द फेमस गदर पार्टी इन अमेरिका इन 1913। यानी 1913 में अमेरिका में प्रसिद्ध गदर पार्टी की जो स्थापना है ना ये किसने किया था। तो देखिए 1913 में अमेरिका में प्रसिद्ध गदर पार्टी की जो स्थापना है ना ये स्वर्ण सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा जो वो किया गया था। तो स्वर्ण सिंह भाकना और लाला हरदयाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गदर पार्टी का जो शुरुआत में नाम था ना ये आपका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका युगांतर आश्रम जो है आपका सैन फ्रांसिस्को में था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो वो क्या होती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है ना ये आपका 65 वर्ष होता है। तो 65 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। हालांकि आपका क्वेश्चन इतना इजीली नहीं आया था, इसे थोड़ा घुमा के पूछा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले आर्य समाज के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये आपका 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है ये क्या होता है। तो देखिए किसी भी उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल का जो पीएच मान है ना ये आपका 7 होता है। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पीएच स्केल होता क्या है। तो देखिए पीएच स्केल वह पैमाना होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर जो है इसे व्यक्त जो वो किया जाता है। और पीएच स्केल की अगर खोज की बात कर
कर ले तो देखिए पीएच स्केल की जो खोज है ना ये आपके सोरेनसन के द्वारा जो वो किया गया था। और पीएच स्केल का जो रेंज होता है ना ये आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। और पीएच स्केल अगर आपका 7 से नीचे होता है तो इसे जो आपका अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का जो वो कहा जाता है। वहीं अगर आपका पीएच स्केल 7 से ऊपर होता है ना तो इसे जो आपका बेसिक यानी आपका क्षारीय जो वो कहा जाता है। और अगर आपका 7 रहता है पीएच स्केल तो इसे जो आपका उदासीन यानी न्यूट्रल जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है ना ये आपका 7 होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है इसे लगाया गया था। तो देखिए सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है ना ये 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा जो वो लगाया गया था। तो 1829 विलियम बेंटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके विलियम बेंटिक थे ना ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल जो है ये भारत के थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना ये ज्योतिबा फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख समाज या फिर सभा की स्थापना देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये आपका 1828 में कलकत्ता में जो है ये आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा जो वो किया गया था। आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये आपका 1814-15 में जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। रामकृष्ण मिशन की बात कर ले तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना ये आपका 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले धर्म समाज के बारे में तो देखिए धर्म समाज की जो स्थापना है ना ये आपके 1829 में कलकत्ता में जो है राधाकांत देव के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है ये 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये आपका 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। वेद समाज की जो स्थापना है ये 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो किया गया था। प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ना ये आपके आत्माराम पांडुरंग, इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर के द्वारा जो है इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 31 मार्च 1867 को जो है बम्बई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नाटो के जो है वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो देखिए 2024 तक की बात कर ले तो नाटो के वर्तमान में जो है आपके 32 सदस्य देश हैं। तो 32 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका नाटो का जो आपका 2024 में आपका जो 32वां सदस्य देश है ये कौन बना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 मार्च 2024 को जो है नाटो का जो 32वां सदस्य देश है ना ये आपका स्वीडन देश बना है। और 2023 में आपका कौन बना था। तो देखिए 2023 में नाटो का जो 31वां सदस्य देश है ना ये आपका फिनलैंड देश बना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नाटो की जो स्थापना है ना ये आपका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो देखिए नाटो का जो मुख्यालय है ना ये आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। और नाटो का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो देखिए नाटो का जो प्रतीक है ना एक 4 बिंदु वाला सितारा है जो कि आपका कंपास का प्रतिनिधित्व जो वो करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो आपका पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था इसमें अगर समापन समारोह यानी क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के जो ध्वजवाहक है ना ये आपके तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक जो ये प्रीति पाल रही थी। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है तो ये आपके आर्चरी यानी तीरंदाजी से है। वहीं अगर प्रीति पाल
का पूछा जाए तो ये आपके एक धावक है। वहीं अगर बात कर ले आपका जो है, ये तो हो गया आपका समापन समारोह के बारे में। अगर आपसे उद्घाटन समारोह के बारे में पूछा जाए तो देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे ना, ये आपके भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव जो है, ये आपका उद्घाटन समारोह के जो है ये ध्वजवाहक रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात कर ले, भारत कौन से स्थान पे रहा था, तो देखिए भारत के द्वारा जो कुल 29 मेडल जो वो जीते गए थे, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। और भारत जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में 170 देशों में जो है ये आपका 18वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। अगर ओलंपिक की बात कर ले यानी पेरिस ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के जो भारत के ध्वजवाहक है ना, ये आपके शरद कमल और पीवी सिंधु रही थी। वहीं अगर समापन समारोह के बारे में पूछा जाए तो इसमें समापन समारोह में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक है ना, ये आपके निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश जो है ना, ये आपके ध्वजवाहक रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर मेडल टैली की बात कर ले तो इसमें आपका भारत जो है मेडल टैली में 71वें पायदान पे रहा था। और इसमें भारत के द्वारा जो है आपके 6 मेडल जो वो जीते गए थे, जिसमें 1 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एन चंद्रबाबू नायडू ये जो आपके किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए अगर एन चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले तो ये जो आपके तेलुगु देशम पार्टी से जो वो संबंधित है, तो तेलुगु देशम पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी की बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना यानी गठन जो है ये आपका 1982 में एनटी रामा रॉय के द्वारा जो है इसका गठन जो वो किया गया था। इसके अलावा एन चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले तो वर्तमान में जो ये आपके आंध्र प्रदेश के जो ये आपके मुख्यमंत्री है और ये जो आपके तेलुगु राज्यों के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है इन्हीं के नाम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो देखिए भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में जो है ये आपका हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन जो वो किया गया है। तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में हरिमऊ शक्ति नाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में जो आपका हरिमऊ शक्ति नाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, ये आपका 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक जो है ये आपके मलेशिया के कुआलालंपुर के बेटोंग कैंप में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द राज्यसभा एथिक्स कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन यानी राज्यसभा की आचार समिति की जो स्थापना है ना, ये कब किया गया था। तो देखिए राज्यसभा के आचार समिति की जो स्थापना है ना, ये आपके 4 मार्च 1997 को जो वो किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके राज्यसभा के तत्कालीन सभापति के.आर. नारायण के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो 4 मार्च 1997 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राज्यसभा की आचार समिति का कार्य क्या होता है। तो देखिए इस समिति का जो कार्य होता है ना, ये सदस्यों के नैतिक और आचारिक आचरण की निगरानी करना और साथ ही साथ नैतिक और अन्य कदाचार के मामलों की भी जो है वो जांच करना है। और ये जो आपका समिति है ना, इसमें सभापति सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें सभापति सहित जो है कुल आपके 10 सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये सदन के सबसे बड़े दल से होती है। और इस समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ना, ये राज्यसभा के सभी सभापति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये आपके किससे संबंधित है। तो देखिए सत्येंद्र नाथ बोस की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो देखिए सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये आपके क्वांटम सांख्यिकी और संघानिक पदार्थ भौतिकी जो है ये अग्रदूत भी जो है ये माने जाते हैं। और इनके द्वारा ही जो है ये आपके बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के सिद्धांत को विकसित करने के लिए भी जो है इन्हें जो वो जाना जाता है। इसके अलावा ये जो आपके सत्येंद्र नाथ बोस थे ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी जो वो कार्य किए थे। और इन्होंने जो है
मेघनाथ साहा के साथ मिलकर जो है भारत में आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी की स्थापना भी जो वो किए थे। और इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1958 में जो है इन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो भी जो वो चुना गया था। और इन्होंने जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है महासचिव भी जो वो नियुक्त किया गया था। और राज्यसभा के लिए इन्हें भी जो वो नामांकित जो वो किया गया था। इसके अलावा सत्येंद्र नाथ बोस को जो है ये आपका गॉड पार्टिकल का जनक भी जो वो कहा जाता है। और 2012 में गॉड पार्टिकल की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इस बोस के नाम पर ही जो है हिग्स बोसन कण का नाम भी जो वो दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुलु वंश के निम्नलिखित राजाओं में से किसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय जो कि आपके तुलु वंश के एक प्रमुख राजा थे और इनका जो शासन काल है ना ये 1509 से लेकर जो है 1529 तक जो है इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य पर जो वो शासन किया था। और ये जो आपके कृष्णदेव राय ही थे ना इन्होंने ही जो है आपके यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि जो वो धारण की थी। तो कृष्णदेव राय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय के द्वारा ही जो है एक आपका संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम जो वो लिखा गया था। और इनके द्वारा ही जो है यानी कृष्णदेव राय के द्वारा ही जो है ये आपका विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर और विजय महल का जो निर्माण है ना वो करवाया गया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय को ही जो है ये आपका आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह के नाम से भी जो इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन से पुर्तगाली जो ये भारत आए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगे पेश पुर्तगाली यात्री थे। और इन्होंने ही जो है आपके कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है ये विजयनगर का दौरा भी जो वो किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है सुंदरबन डेल्टा जो वो बनाती है। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ये आपका सुंदरबन डेल्टा जो वो बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। और इसमें आपके कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए सुंदरबन में जो है ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर जो वो पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में जो है आपके दो प्रजातियां भी जो वो पाई जाती है। और वो दो प्रजातियां कौन कौन सी है। तो पहला आपका इरादवी डॉल्फिन, सेकंड आपका गंगा नदी डॉल्फिन। ये दो प्रजातियां जो है ये आपके सुंदरबन डेल्टा में जो वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आया था जहां पर आपका 4 बंदरगाह का जो नाम है वो दे दिया गया था एक तरफ, और एक तरफ उनके स्टेट यानी राज्यों का नाम जो वो दे दिया गया था। और उससे जो आपको मिलान जो वो करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और वो 13 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका चेन्नई पोर्ट जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो अगर चेन्नई पोर्ट का पूछा गया होगा तो तमिलनाडु जो आपका सही मैचिंग होगा। कोची बंदरगाह में आपका सही मैचिंग जो होगा वो आपका केरल होगा, क्योंकि कोची बंदरगाह जो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। एन्नोर पोर्ट जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता पोर्ट जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये जो आपका कोलकाता पोर्ट है ना ये भारत का सबसे पुराना जो है वो बंदरगाह भी है। 5th अगर बात कर ले कांडला कोट तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। 6th अगर बात कर ले तो ये आपका मैंगलोर जो पोर्ट है ना ये आपका कर्नाटक में स्थित है। मुंबई पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसके अलावा अगर 9वें बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका पारादीप पोर्ट है। और पारादीप पोर्ट जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तुतिकोरिन बंदरगाह जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर पोर्ट ब्लेयर पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मर्मगांव पोर्ट की बात कर ले तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है। तो देखिए दक्कन के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका अनाई मुड़ी है। और ये जो आपका अनाई मुड़ी है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है ना ये आपका 8,842 फुट है। इसके अलावा अनाई मुड़ी को जो है ये आपका दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी जो वो कहा जाता है। और अनाई मुड़ी जो ये नाम है ना ये एक आपका मलयालम नाम है। और इसका जो अर्थ होता है ना वो आपका हाथी का माथा होता है। तो अनाई मुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो है भारत की तरफ से किसने 2 मेडल जो वो जीते हैं। तो देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से जो 2 मेडल है ना, ये मनु भाकर के द्वारा जो वो जीता गया है। और मनु भाकर ने जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है ये 2 ब्रॉन्ज मेडल यानी 2 कांस्य पदक जो वो जीती है। और मनु भाकर जो है आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय भी जो वो बन गई है। अब देखिए पेरिस ओलंपिक से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से आपके 6 पदक जो वो जीते गए थे और वो 6 पदकों के व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। मनु भाकर जो है ये आपके महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीती थी। इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते थे। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए स्वप्निल कुसाले ने जो है किस कैटेगरी में जीता था ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए पुरुषों के 50 मीटर राइफल के स्पर्धा में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता था। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने जो है किस देश को हराकर जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पेन देश को हराकर जो है भारत ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। और किस में जीते थे तो ये आपके भाला फेंक खेल में जो है वो जीते थे। वहीं अगर अमन सहरावत की बात कर ले तो देखिए अमन सहरावत जो है पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल स्पर्धा में जो है ये आपके ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है जन्म दर जो ये आपका सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के आपका जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो जन्म दर है ना ये आपका दादरा और नगर हवेली में रहा था। दादरा और नगर हवेली में जो आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज किया गया था ना ये आपका 55.50 जो ये दर्ज किया गया था। तो दादरा और नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो वो तो हो गया आपका यूटी के बारे में। अगर राज्य के बारे में आगे शिफ्ट में आपसे पूछ ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सबसे अधिक जन्म दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका मेघालय राज्य रहा था। मेघालय राज्य का जो जन्म दर है ये आपका यानी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ये ऑलमोस्ट आपका 27% रहा था। और सबसे कम जन्म दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका नागालैंड राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक आपका हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा जाता है यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे उच्चतम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए सबसे उच्चतम प्रजनन दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार राज्य का जो आपका प्रजनन दर रहा था ना ये आपका 3.4 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल ये जो है कितने वर्षों का होता है। तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना ये आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये जो इनका कार्यकाल होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ना पहला आयोग ये आपका 31 जनवरी 1992 को जो है इसका गठन जो वो किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये सुश्री जयंती पटनायक के द्वारा जो वो किया गया था। वहीं अगर दूसरे आयोग की बात करें तो इसकी जो गठन है ये आपका जुलाई 1995 में जो वो आपका गठित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये डॉक्टर मोहिन गिरी के द्वारा जो वो किया गया था। तीसरे आयोग का जो गठन है ये आपका जनवरी 1999 में जो वो आपका गठित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके सुश्री विभा पार्थ सारथी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेठ शाह सूरी का जो है बचपन का नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए सेठ शाह सूरी का जो बचपन का नाम था ना ये फरीद खान था। तो फरीद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सेठ शाह सूरी के आपके 2 उपनाम भी थे और वो कौन कौन से थे। तो पहला आपका शेर खान था और दूसरा जो था ये आपका सूरी था। और ये जो आपका उपाधि है ना यानी जो 2 उपनाम है ये किसके द्वारा दिया गया था शेर शाह सूरी को। तो ये आपके बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के द्वारा जो है ये जो आपके उपाधि जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है ना ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये आपका शेर शाह सूरी के द्वारा ही जो वो करवाया गया था। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा ये कहाँ पर
स्थित है? तो देखिए शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये आपके बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को जो है ये आपके मनोनीत जो वो किए जाते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक जो है राज्यसभा के टोटल 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को जो है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो आपके मनोनीत जो वो किए जाते हैं। तो 12 सदस्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राज्यसभा से जुड़ी कुछ और अगर अन्य खास बातों को जान लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा जो होता है ना एक आपका स्थायी निकाय होता है और इसे जो आपका भंग जो वो नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा को जो है ये आपका ऊपरी सदन भी जो वो कहा जाता है और लोकसभा को जो है ये आपका निचला सदन जो वो कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना ये आपका 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल ये जो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे जो है ये आपके नए सदस्यों को जो वो आपका चुना जाता है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना ये आपके राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि विच एसिड प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में कौन सा अम्ल जो वो पाया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में जो है कई सारे अम्ल जो है ये आपके पाए जाते हैं और वो अम्ल कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है, इसके अलावा फैटी एसिड भी पाया जाता है, एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड भी पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी जो वो पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, इसके अलावा राइबोन्यूक्लिक एसिड भी जो वो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका शायद डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार जो है ये आपका सही अवरोही क्रम में जो वो आपका सजाया गया है। तो देखिए अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर ले तो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो मतलब होता है ना जो आपका लेंथ में सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो आपका पहले स्थान पे आएगा, उसके बाद आपका उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे आपका छोटा आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वो आपको जो है वो सजाना था। और ऑप्शन में जो आपका सबसे पहले गंगा नदी दिया गया था। तो देखिए गंगा नदी की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है ना ये लगभग आपका 2525 किलोमीटर है। इसके अलावा गोदावरी नदी भी आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए गोदावरी नदी की जो लंबाई है ना ये आपका 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी भी आपका दिया गया था। तो देखिए कृष्णा नदी की जो लंबाई है ना ये ऑलमोस्ट आपका 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा यमुना नदी की जो आपका लंबाई है ना ये आपका 1376 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर ले तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये आपका 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया में बात कर ले तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कई देशों में बहता है, जैसे कि बांग्लादेश ये सब में जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात कर ले तो देखिए इंडिया में यानी भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ना ये मात्र आपका 916 किलोमीटर है। तो इस अकॉर्डिंग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो पहले स्थान पे जो आपका गंगा आ जाएगा, उसके बाद आपका गोदावरी नदी आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आपका कृष्णा नदी आ जाएगा, चौथे स्थान पे जो ये आपका यमुना नदी आ जाएगा और पांचवें स्थान पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगा। तो इन क्रम से जिन्होंने भी सजाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेवंत रेड्डी वर्तमान में जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए अगर रेवंत रेड्डी की बात कर ले तो ये जो आपके दिसंबर 2023 में जो है ये तेलंगाना राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज द चीफ एडवाइजर ऑफ टू द गवर्नर, यानी राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है ना ये कौन होते हैं? तो देखिए राज्यपाल के जो मुख्य सलाहकार है ना वो उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मानव शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं
जिनमें से कितने अमीनो एसिड जो होते हैं ना ये शरीर में नहीं बनते हैं। तो देखिए मानव शरीर में आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं और जो आपके 9 अमीनो एसिड होते हैं ना ये आपके शरीर में नहीं बनते हैं, यानी इन्हें भोजन से जो वो आपका लेना होता है। तो 9 अमीनो एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके 9 अमीनो एसिड होते हैं ना इन अमीनो एसिड को जो है ये आपका अपरिहार्य या फिर आवश्यक अमीनो एसिड भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फर्स्ट तेजस ट्विनर सीटर एयरक्राफ्ट वाज हैंडेड ओवर टू द IAF ऑन, यानी पहला जो तेजस 2 सीटों वाला विमान जो है ये वायुसेना को जो है ये कब जो वो सौंपा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार जो है 2019 में परिचालन तेजस विमान को जो वो स्वीकार किया था, लेकिन पहला जो आपका तेजस ट्विन सीटर विमान है ना ये आपका 4 अक्टूबर 2023 को जो है ये आपका भारतीय वायुसेना को जो वो आपका सौंपा गया था। तो 4 अक्टूबर 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर तेजस की बात कर ले तो देखिए तेजस ने जो पहली बार अपनी जो उड़ान है ना ये किस वर्ष में भरी थी। तो देखिए तेजस ने पहली बार जो है 2001 में जो है ये आपका उड़ान जो वो भरा था और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, यानी तेजस को 2015 में जो है इंडियन एयरफोर्स में जो वो आपका शामिल किया गया था। और तेजस का जो पहला ऑपरेशनल जो आपका स्क्वाड्रन है ना ये आपका 2016 में जो वो बनाया गया था। तो इनमें से भी अगर आपसे प्रश्न पूछा गया होगा तो ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ना ये सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू ने जो है किस वर्ष में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये आपके 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो इनके द्वारा जो वो किया गया था। तो सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन में आपका सिर्फ ये रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जब आपका भारतीय ना रहे तो फिर आपका एनी बेसेंट जो वो करेक्ट आंसर होगा। एनी बेसेंट ने जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली जो है ये पहली महिला जो वो बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका 1885 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका बॉम्बे में जो वो किया गया था। और इस सत्र के पहले अध्यक्ष जो है ये किसे बनाया गया था। तो देखिए 1885 सत्र के जो पहले अध्यक्ष है ना ये आपके WC बनर्जी को जो वो आपका बनाया गया था। और INC की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और पहली जो आपका जो सत्र हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। तो इसमें आपके टोटल 72 प्रतिनिधियों ने जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो ये कौन बने थे। तो देखिए पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति है ना ये बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और ये किस सत्र में बने थे। तो ये आपके मद्रास में कांग्रेस के 1887 के सत्र में बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश जो आपके अध्यक्ष है ना ये कौन बने थे। तो देखिए पहले जो ब्रिटिश अध्यक्ष है ना ये आपके 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में जो है ये आपके जॉर्ज यूल बने थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 1568 में सम्राट अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है चित्तौड़गढ़ किले के प्रभारी जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1567-68 में जो है अकबर के द्वारा जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ के किले पर जो है ये आपका युद्ध जो वो लड़ा गया था चित्तौड़गढ़ का किले के लिए। और इस पर जो विजय है ना ये आपका 1568 में जो है ये आपका इस पर विजय जो वो प्राप्त किया गया था। और इस विजय के बाद चित्तौड़गढ़ किले के प्रभारी जो है ये आपका आसफ खान को जो वो नियुक्त किया गया था। तो आसफ खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ विमानम एंड गोपुरम इज रिटेन बाय, यानी विमानम और गोपुरम का महत्व ये जो नामक पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखी गई है।
तो देखिए विमानम और गोपुरम का महत्व नामक जो पुस्तक है ना, ये आपके डॉक्टर वी गणपति स्थापति के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो डॉक्टर वी गणपति स्थापति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि मैक्सवेल रूल इन साइंस, यानी साइंस में जो आपका मैक्सवेल रूल से प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैक्सवेल रूल को ही जो है ये आपका मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर इसे जो है द कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका मैक्सवेल रूल है ना, ये आपका क्या कहता है, तो देखिए ये जो आपका कहता है ना कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एक विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर के जो है चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये आपका निर्धारित करने का जो है एक विधि है। यानी ये जो आपका मैक्सवेल रूल है ना, ये आपके विद्युत धारा प्रवाहित कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये आपका निर्धारण जो वो करता है। तो ये वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान में जो है क्या जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो आपका जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका लघु संविधान भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द भी जो वो जोड़े गए थे। तो ये भी आपको पॉइंट जो वो ध्यान में रखना है। और एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो ये कब जोड़ा गया था, तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि द दिल्ली सल्तनत वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिल्ली सल्तनत जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की बात कर ले तो ये जो आपके तर्किश मुस्लिम से जो वो संबंधित है। तो तर्किश मुस्लिम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये आपके स्लेव डायनेस्टी के जो है पहले सुल्तान भी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द प्रेसिडेंट रूल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में जो है ये आपका भूमिका से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 239 और 240 जो है ये आपके राष्ट्रपति के संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन में भूमिका से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 240 दिया गया था। तो अनुच्छेद 240 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वंदे भारत ट्रेन इज मैन्युफैक्चर्ड एट विच प्लेस। यहाँ पे प्लेस नहीं, यहाँ पे कंट्री पूछा गया था। यानी वंदे भारत ट्रेन जो है ये किस देश के द्वारा जो वो निर्मित किया गया है। तो देखिए वंदे भारत ट्रेन की बात कर ले तो इसे जो आपका भारत देश के द्वारा जो वो निर्मित किया गया है। और भारत में जो ये कहाँ पर निर्मित किया जाता है, तो ये आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण जो वो किया जाता है। तो भारत ऑप्शन में दिया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के जो है जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये कौन होते हैं। तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग को जो है ये आपका किसके स्थान पर लाया गया था, तो इसे जो आपका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर जो वो लाया गया था। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को जो है ये कब समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए योजना आयोग को जो है ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। और इसके स्थान पे जो है नीति आयोग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में नीति आयोग के अगर आपसे पूछा जाए कि आपके वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये आपके सुमन के बेरी हैं। और वर्तमान में अगर सीईओ के बारे में पूछा जाए यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वर्तमान में, तो ये आपके नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि द पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1932 बाई हुम, यानी पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को
किसके द्वारा जो इस पर हस्ताक्षरित जो वो किया गया था? तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था ना, ये आपके भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है ये आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पूना पैक्ट है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका पुणे के जो है यरवदा सेंट्रल जेल में जो ये आपका हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु लॉन्च्ड द जन सुनवाई पोर्टल ऑन सितंबर 13 2024, यानी 13 सितंबर 2024 को जो है जन सुनवाई पोर्टल का जो शुभारंभ है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया है? तो देखिए 13 सितंबर 2024 को जन सुनवाई पोर्टल का जो शुभारंभ है ना, ये आपके पीयूष गोयल के द्वारा जो वो किया गया था। तो पीयूष गोयल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द मोपिन डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, यानी मोपिन जो नृत्य है ना, ये किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए ये जो आपका मोपिन नृत्य है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका मोपिन नृत्य है ना, ये आपका कब जो है वो इस नृत्य को किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में? तो ये जो आपका एग्रीकल्चर हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी जब आपका कृषि जब कटाई होती है ना, उस दौरान जो है ये आपका त्यौहार या फिर नृत्य जो वो किया जाता है। और किस समुदाय के द्वारा किया जाता है अगर ये पूछा जाए, तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश के गालो समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अगर अन्य त्यौहार की बात कर ले, तो देखिए लोसर फेस्टिवल, इसके अलावा सोलंग फेस्टिवल, इसके अलावा ड्री फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है। तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। चालो लोकू फेस्टिवल, ये सभी जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य त्यौहार हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद अमजद अली खान, सॉरी यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन में आपका उस्ताद अमजद अली खान दिया गया था। तो देखिए उस्ताद अमजद अली खान जो है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद अमजद अली खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य सरोद वाद्य यंत्र के वादक की बात कर ले, तो इसमें आपके अलाउद्दीन खान आ जाते हैं, इसके अलावा हाफिज अली खान आ जाते हैं, इसके अलावा राधिका मोहन मैत्रा भी आ जाती है, अली अकबर खान भी आ जाते हैं, ज्योतिन भट्टाचार्य भी आ जाते हैं, इसके अलावा बहादुर खान भी आ जाते हैं, बुद्धदेव दास गुप्ता ये भी आपके आ जाते हैं, और ध्यानेश खान ये भी जो आपके हैं ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि गोल्ड फॉर नीतीश कुमार एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स इन विच गेम, यानी पैरालंपिक 2024 में पेरिस में नीतीश कुमार को जो है किस खेल में जो वो स्वर्ण पदक जो वो मिला था? तो देखिए नीतीश कुमार की बात कर ले, तो इन्होंने जो है बैडमिंटन खेल में जो है ये स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार ने जो है फाइनल में किसको हराया था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी डैनियल बेथेल को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पैरालंपिक के किस कैटेगरी में जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए बैडमिंटन के SL3 कैटेगरी में जो है इन्होंने जो है वो आपका स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD आइडेंटिफाइज हाउ मेनी सीजन्स इन इंडिया, यानी भारतीय मौसम विभाग जो है भारत में कितने मौसमों की जो वो पहचान करता है? तो देखिए अगर ट्रेडिशनली बात कर ले तो भारत में जो आपके 6 प्रकार के मौसम होते हैं, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो देखिए भारतीय मौसम विभाग जो है भारत में 4 मौसम की जो है वो पहचान करता है। और वो 4 मौसम कौन कौन से हैं? तो पहला आपका विंटर सीजन है, सेकंड आपका समर सीजन है, थर्ड जो है ना ये आपका कौन सा होगा? तो पोस्ट मानसून सीजन हो जाएगा, और फोर्थ जो है ना ये आपका मानसून सीजन हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के जो मौसम है ना, ये भारतीय मौसम विभाग जो वो पहचान करता है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी कम टू इंडिया, यानी जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है ये भारत कब जो आए थे? तो देखिए जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है ये 1911 में जो है ये भारत आए थे। तो 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज इंटेंडेड फॉर होम, यानी स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ना ये किसके लिए है? तो देखिए ये जो आपका स्टैंड अप इंडिया योजना है ना, ये आपके SC ST उद्यमियों के लिए है। तो SC ST उद्यमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर स्टैंड अप इंडिया योजना की बात कर ले,
तो देखिए ये जो आपका योजना है ना, ये आपका भारत सरकार की एक योजना है और इसका जो मकसद है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को जो है बैंक लोन देकर उद्यमिता को जो वो बढ़ावा देना है। और देखिए इस योजना के तहत जो है कम से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को जो है प्रति बैंक शाखा जो है ये 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच जो है इस योजना के तहत जो वो लोन जो आपका दिया जाता है। और देखिए इस योजना का जो मकसद है ना, ये वंचित वर्ग के उद्यमियों को जो है राष्ट्र के आर्थिक विकास में जो वो शामिल करना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इस योजना की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा जो है कब किया गया था, तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 5 अप्रैल 2016 को जो वो किया गया था और इस योजना को जो है वर्ष 2025 तक जो है इसे जो वो बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का लिंगानुपात जो वो क्या रहा था। इसके अलावा एक आपका जो है एमपी का भी जो वो पूछा गया था और इसमें जो आपको जो वो मिलान करना था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बिहार की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 918 रहा था। तो बिहार वाले में 918 जो आपका सही मैचिंग होगा। महाराष्ट्र का जो लिंगानुपात है ये आपका 929 रहा था। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 912 रहा था और तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 996 रहा था। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका लिंगानुपात है ना, ये आपका 931 रहा था। तो मध्य प्रदेश में 931 जो आपका सही मैचिंग होगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1084 रहा था। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट आर द फोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के जो है लोक वाद्य यंत्र जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका अलगोजा हो जाता है, खरताल हो जाता है, इसके अलावा पुंगी हो जाता है, इसके अलावा रावण हाटा भी हो जाता है, कमाइचा भी हो जाता है, इसके अलावा सिंधी सारंगी भी हो जाता है, इसके अलावा मोरचांग भी जो है ये आपका राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं। तो ऑप्शन में जो आपका मोरचांग जो वो दिया गया था, तो मोरचांग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का भाग 3 यानी पार्ट 3 के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जो ये आपका जुड़ा हुआ है और मौलिक अधिकार का जो आपका अनुच्छेद है ये आपका 12 से लेकर जो है ये आपका 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का जिक्र जो वो किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को ही जो है ये आपके मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो दिया गया है। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। और वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार है। आया था कि रक्त और लौह की नीति ये जो है किसने अपनाई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मामलुक वंश के 9वें सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने जो है सबसे पहले भारत में रक्त और लौह की नीति जो वो अपनाई थी। तो गयासुद्दीन बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गयासुद्दीन बलबन जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये जो आपके मामलुक वंश के जो है ये 9वें सुल्तान थे। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रो कबड्डी लीग 2023 का जो है विजेता जो है ये कौन रहा था। तो देखिए प्रो कबड्डी लीग 2023 की बात कर ले तो ये जो आपका 10वां संस्करण रहा था और इसमें अगर फाइनल मुकाबले की बात कर ले तो देखिए प्रो कबड्डी लीग 2023-24 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपके पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने जो है हरियाणा स्टीलर्स को जो वो हरा दिया था। और कितने पॉइंट से जो वो हराया था, तो देखिए फाइनल मुकाबला में 28-25 से जो है ये हरियाणा स्टीलर्स को जो वो हरा दिया था। तो पुनेरी पल्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे उप विजेता पूछ लिया जाए कि उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका हरियाणा स्टीलर्स रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये जो है किस वर्ष में जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया सोसाइटी को ही जो है ये आपका अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा जो है यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में जो वो किया गया था। तो आपसे वर्ष पूछा गया था, तो 1904 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा ये जो आपका यंग इंडिया सोसाइटी है ना, ये आपका किस प्रकार का संगठन है, तो ये जो आपका गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संगठन था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ना, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये कहाँ पर लिखे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1944 में अप्रैल सितंबर महीने में अहमदनगर जेल में जो है इन्होंने ये पुस्तक जो वो लिखा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रितु नेगी इस खिलाड़ी का जो संबंध है ना, ये किस खेल से है। तो देखिए अगर रितु नेगी की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय कबड्डी खिलाड़ी है। तो कबड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इनसे राज्य पूछ लिया जाए कि रितु नेगी जो है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से जो ये बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना है ना, ये महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा 1861 में बॉम्बई में, यानी जो वर्तमान में आपका मुंबई हो गया है, यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना जो वो किया गया था। तो आपसे पूछा गया था कि किसने की थी। तो देखिए महादेव गोविंद रनाड़े आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 1861 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका बॉम्बे में किया गया था। इसके अलावा अगर महादेव गोविंद रनाड़े की बात कर ले तो ये जो आपके एक प्रमुख समाज सुधारक भी थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है मैं पहले भी आपको जिक्र जो वो कर चुका हूं। तो 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और इसमें आपका पूछा गया था इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन में आपका जो है करों का भुगतान जो वो दिया गया था। तो देखिए करों का भुगतान ये जो आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1906 में जो है सलीमुल्लाह के द्वारा जो वो किया गया था। तो 1906 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो 2024 की बैठक है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये आपका 13-15 अक्टूबर को जो है ये आपका ऑनलाइन जो वो आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो बर्लिन जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका थीम जो है यानी विषय जो है ये क्या रहा था 2024 का। तो देखिए इसका जो विषय रहा था ना, वो आपका स्वस्थ विषय के लिए जो है विश्वास का निर्माण करना, ये जो आपका थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में जो अनुवाद है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में जो अनुवाद है ना, ये नन्हे के द्वारा जो वो किया गया था। तो नन्हे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि महाभारत के जो रचयिता कौन है, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजस्थान में पुष्कर अजमेर से जो है कौन सी नदी जो वो निकलती है। तो देखिए राजस्थान में पुष्कर अजमेर से जो है ये आपका लूनी नदी जो वो निकलता है। तो लूनी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लूनी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात कर ले तो देखिए अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ियों से निकलने वाली ये जो आपका लूनी नदी है। और किस घाटी से ये आपका लूनी नदी निकलता है, तो देखिए लूनी नदी जो है ना, ये आपका पुष्कर घाटी से जो वो निकलता है। और ये जो आपका थार रेगिस्तान का जो है सबसे बड़ा नदी भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संपत्ति के अधिकार को
किसके तहत जो वो हटाया गया था, यानी किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो वह हटा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है ये आपका मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है संशोधन के बारे में पूछा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जब आपसे क्वेश्चन में ये रहा कि मूल संविधान में जो है आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना, ये आपका 7 था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो ये वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है। और वो 6 मौलिक अधिकार जो है मैंने आपको जिक्र कर चुका है। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये आपका किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया है, तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो किया गया है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकार को जो है यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन जो है जल में क्रिया करके जो है हाइड्रोक्साइड जो वो बनाता है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये आपका ठंडे पानी, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो आपका जल्दी से प्रतिक्रिया कर जो है ये आपके हाइड्रोक्साइड जो वो बनाते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका एक्ट से आया था कि दिनेश कुमार बनाम किस राज्य से आपका एक्ट जो वो संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका दिनेश कुमार और ये जो है हरियाणा राज्य बनाम दिनेश कुमार जो है ये आपका 2008 एक्ट से जो ये आपका संबंधित है। तो अगर राज्य पूछा गया था तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की किसी भी सदस्य को हटाने या फिर निलंबित करने के बारे में जो जानकारी है ना, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो वो दिया गया है। तो देखिए यूपीएससी के किसी सदस्य को हटाने या निलंबित करने की जो जानकारी है ना, ये अनुच्छेद 317 में जो वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 317 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने या निलंबित करने का जो अधिकार होता है ना, ये किसके पास होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास जो वो होता है। और राष्ट्रपति के आदेश से किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है उसके पद से जो वो हटाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी से जुड़ी जानकारी संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर जो है 323 के तहत जो वो दी गई है। और इन अनुच्छेदों में जो है यूपीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य से जुड़ी जानकारी जो वो दी गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है ना, ये आपके 26 सितंबर 1975 को जो है ये आपके किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये जो आपके प्रख्याति अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपके 26 सितंबर 1975 को जो वो किया गया था। तो 26 सितंबर 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि मनरेगा से जो आपका फिर प्रश्न जो वो पूछा गया था कि मनरेगा योजना के तहत हर वित्तीय वर्ष में जो है किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो है कम से कम कितने दिन का रोजगार जो वो दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप मनरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। और इसके तहत जो है इस योजना के तहत हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो है कम से कम 100 दिनों का रोजगार जो वो दिया जाता है। और इस रोजगार के लिए प्रतिदिन 220 रुपये के सांविधिक न्यूनतम मजदूरी भी जो वो दी जाती है। तो ऑप्शन में आपका 100 दिन दिया गया होगा, तो 100 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि आदि पुराण की रचना ये जो है किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए आदि पुराण की जो रचना है ना ये आपके दिगंबर साधु आचार्य जिनसेन के द्वारा जो वो किया गया था। तो दिगंबर साधु आचार्य जिनसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आदि पुराण की बात कर ले तो ये जो आपका जैन धर्म का जो है एक प्रसिद्ध पुराण है और ये जो आपका आदि पुराण है ना ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया जो है एक काव्य भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिगंबर साधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन है ना इनमें किस पर सिफारिश करने के लिए जो वो किया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1990 में किया गया था और इस समिति का जो गठन है ना ये आपका चुनावी सुधार के लिए जो वो किया गया था। तो ऑप्शन 2 चुनावी सुधार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ना ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो कार्यकाल है ना इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये आपका 3 वर्षों का होता है। तो 3 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनका जो कार्यकाल है ना ये आपका पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होता है और इसमें आपके कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के अलावा जो है इसमें आपके उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य भी होते हैं और इन सभी सदस्यों का भी जो कार्यकाल होता है ना ये 3 वर्षों का ही होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृषि के संदर्भ में ये जो आपका बरानी शब्द होता है ना ये किसको जो वो संदर्भित करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था पहले ऑप्शन में सिंचित कृषि जो वो दिया गया था, सेकंड ऑप्शन जो आपका शुष्क कृषि दिया गया था, थर्ड ऑप्शन जो आपका वर्षा पर आधारित कृषि जो वो दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो है ना ये आपका मिश्रित कृषि जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृषि के संदर्भ में ये जो आपका बरानी शब्द होता है ना ये वर्षा पर आधारित कृषि को जो ये आपका संदर्भित जो वो करता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि गरुड़ 7 ये जो आपका वायु अभ्यास है ना ये भारतीय वायुसेना और किनके मध्य जो ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरुड़ 7 जो वायु अभ्यास है ना ये भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी FASF के मध्य जो है ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। तो फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के बीच पेशेवर जो ये आपका बातचीत होता है और अनुभवों का जो ये आपका आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। इसके अलावा गरुड़ वायु अभ्यास से जुड़ी कुछ अन्य बातों को देख ले, जैसे कि गरुड़ वायु अभ्यास का जो पहला संस्करण है ना यह आपका वर्ष 2003 में जो है ये आपके ग्वालियर FAS में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर गरुड़ वायु अभ्यास के दूसरे, चौथे और छठे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2005, 2010, 2019 में जो है ये आपका फ्रांस में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर तीसरे और 5वें संस्करण की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 2006 और 2014 में जो है ये आपका क्रमशः क्लाईकुंडा और जोधपुर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपका भारत और फ्रांस के 3 सेनाओं नियमित रूप से जो है रक्षा अभ्यास जो वो करती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यानी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के कोंकण क्षेत्र के गोवा राज्य में जो ये आपका स्थित है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है ना जो कि आपका एक प्रतिष्ठित चर्च, एक तीर्थ स्थल है और इसे जो आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो मान्यता भी जो वो प्रदान किया गया है। तो गोवा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कौन जो वो शामिल होते हैं यानी कौन सा सदस्य जो वो शामिल होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो ये आपके शामिल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जो है भारत के राष्ट्रपति जो है ये आपके किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से जो ये आपके चुने जाते हैं, यानी मैं आपको बता दूं कि आपके लोगों द्वारा जो वो नहीं चुने जाते हैं।
हैं। ये जो आपके अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारत के संसद के निर्वाचित सदस्य और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो है आपके जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ना, इनसे मिलकर जो है निर्वाचक मंडल के माध्यम से जो है ये आपके भारत के राष्ट्रपति जो वो चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं से शर्तों से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 318 जो है ये आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं के शर्तों से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो अनुच्छेद 318 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन जो है ना आपके सेंसस से जो वो पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, यहाँ पे राज्य नहीं यूटी के बारे में पूछा गया था। मैं पहले ही आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे यूटी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका पुडुचेरी रहा था। पुडुचेरी का जो आपका लिंगानुपात है ये आपका 1038 रहा था। तो और ऑप्शन में आपका पुडुचेरी दिया गया था, तो पुडुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य की बात कर ले कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन रहा था, तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 1084 रहा था, लेकिन आपसे यूटी पूछा गया था, इसलिए पुडुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, यानी पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य जो वो पूछा गया था महिलाओं के कंपैरिजन में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष का पूछ ले या फिर महिलाओं का पूछ ले या फिर ओवरऑल पूछ ले, तीनों में ही जो आपका सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट है ना ये ऑलमोस्ट आपका 94% रहा था, जहां पर पुरुष साक्षरता दर जो आपका 96% रहा था, इसलिए केरल राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपका क्वेश्चन में यूटी दिया रहे तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला जो यूटी रहा था ना ये आपका लक्षद्वीप रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।